हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त हर दिन जो है, हर नए दिन कह सकते हैं कि हर नए दिन के साथ नई हलचल पैदा हो रही है। सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइव को जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई। इसके बाद कर्नाटक में बीजेपी में मची भगदड़ ने सरकार की जड़ें हिला दी। कोलार में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात उठाकर मोदी जी को फंसा दिया। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशन पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। तो अपमान कौन करता है? खैर, यूपी में इधर बीजेपी सरकार की नाक के नीचे अतीक और अशरफ की जिस तरह हत्या हुई, उस पर विदेशों तक में चर्चा हो रही है कि किस तरह कानून और संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित करने के लिए और इस दौरान हीट वेव से 13 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस सम्मान सभा के मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह, जो वहां की भीड़ से गदगद होकर कह रहे थे कि मैंने आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। देखिए, लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए, इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान, और ये चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी। लेकिन इसी चिलचिलाती 42 डिग्री की गर्मी से, इसी भीड़ से अब 13 लोग जो हैं दुनिया को अलविदा कह गए। इस पूरे घटनाक्रम पर और शिंदे और बीजेपी सरकार के इंतजाम पर अब सवाल उठ रहे हैं। इधर सीपीएम नेता बृंदा करात ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच पर सुनवाई के लिए जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस याचिका को स्वीकार करके और सुनवाई के दौरान पूछा कि ये गोली कौन सी है, दवा वाली है या कोई और है। यानी गोली मारो वाले बयान पर अब इन नेताओं को कानूनन जवाब देना पड़ेगा। इन तमाम हलचलों के बीच अब एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी नेता सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में 2 विस्फोट होने वाले हैं। जाहिर है कि शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने बिना किसी आधार के, यानी बेसलेस बात तो की नहीं होगी, बेसलेस ये दावा किया नहीं होगा। उनके रग रग में राजनीति है, सियासत है, और उन्हें पता है कि कब किस बात पर कितना बोलना है, कैसा बयान देना है। यानी सुप्रिया सुले के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर किस तरह के विस्फोट की तरफ सुप्रिया सुले इशारा कर रही हैं। 15 दिन यानी इस महीने के आखिर तक पता चल ही जाएगा कि कौन से विस्फोट होते हैं और उसमें किसके इरादे खाक होते हैं। क्योंकि सुप्रिया सुले ने दिल्ली और महाराष्ट्र की तरफ इशारा किया है, और दोनों जगह, यानी दिल्ली में केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, दोनों जगह यानी दोनों ही सरकारें बीजेपी चला रही हैं। मतलब
साफ है कि आज की तारीख में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अगले महीने की 10 तारीख को कर्नाटक विधानसभा के लिए भी मतदान है और अगर इन विस्फोटों का असर कर्नाटक तक हुआ तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी, यह देखना होगा। वैसे यह गौर करने वाली बात है कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार, ये दोनों नाम अभी तक आप लोग रट गए होंगे। लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार जो हैं, इन दो नेताओं के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका है। इस बीच शेट्टार ने राज्य में बीजेपी की दुर्गति के लिए भाजपा महासचिव बीएल संतोष को जिम्मेदार ठहराया है। शेट्टार का कहना है कि उनके खिलाफ खेल खेला गया है, साजिश रची गई है। सोचिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री अपने खिलाफ साजिश होने का इल्जाम लगा रहा है तो बीजेपी के बाकी नेता किस तरह अपना भविष्य पार्टी में सुरक्षित रख पाएंगे या मान सकते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान तो है ही। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता जाती दिख रही है और बाकी जगह भी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार, इनका नाम भी यहां लेना जरूरी है। अजीत पवार के बीजेपी में जाने या आने की अटकलों को भी खुद अजीत पवार ने उन्होंने ही खारिज करते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है। कुल मिलाकर बीजेपी की सत्ता के अच्छे दिन अब जाते हुए दिख रहे हैं और विस्फोट की भविष्यवाणी की जा रही है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इन तमाम घटनाक्रमों के बीच क्या उड़ जाएंगे बीजेपी के अरमान, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश की सियासत में होने वाला है बड़ा विस्फोट, जो हम लिख भी रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़े। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी अब मुंबई पहुंच चुके हैं शायद। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी इधर हमारे साथ हैं दिल्ली से, और दिल्ली से ही हमारे साथ ही अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बहुत कुछ हम लिख भी रहे हैं कि देश की सियासत में होने वाला है बड़ा विस्फोट। क्या बड़ा विस्फोट होने वाला है? सुप्रिया सुले का कहना, हालांकि बात सिर्फ सुप्रिया सुले तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक विस्फोट हो गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। कानून को धता बताते हुए कोई और राज, माफिया राज कायम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां के सीएम कह रहे हैं कि कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सब कुछ ठीक है और जितने माफिया हैं सब निपट जाएंगे। आज फिर से कह रहे थे योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक में चुनाव है और बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है? महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हलचल चल रही है, जहां से जुड़ गए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। और धनंजय जी, ओपनिंग कमेंट आपसे ही चाहूंगा, फटाफट आपसे 2, 4, 5, 10 लाइन में जरा बताइए कि क्या कुछ होने वाला है। सुप्रिया सुले जो है इधर ये कह रही हैं कि विस्फोट होने वाला है। अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन अब कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं एनसीपी में हूं और रहूंगा। यानी चाचा भतीजा साथ हैं, लेकिन चाचा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी राजनीति ऐसी वैसी नहीं है, कुछ और है। और इन सबसे इतर क्या यह माना जाए कि शिंदे, ये कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इसको थोड़ा किनारे रखते हुए कर्नाटक की सरकार किसकी वहां कर्नाटक में बनेगी 13 मई को? 13 मई आते आते महाराष्ट्र में होने वाला है क्या? धनंजय जी, जिस तरह से गोदी मीडिया प्रचारित करता रहता है उस तरह से तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब से ये शिंदे की सरकार बनी है तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि आज जो है ये टूट रहे हैं, अजीत पवार आ रहे हैं। इसे बिहार में जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं तब से लगातार कह रहा है कि बिहार निपिर पलटी मारने वाले हैं चाचा। वैसे यहाँ हमेशा कहा जा रहा है अजीत पवार, वहां यहाँ के महाराष्ट्र के नीतीश कुमार जो है वो अजीत पवार है। जब कुछ स्टोरी नहीं मिलती है तो अजीत पवार को वो मिला देते हो। और सुप्रिया सुले जो है बहुत गंभीर किस्म की नेता। आप जब भी संसद का सत्र चलता है और सुप्रिया सुले जिस तरह से बोलती है, शरद पवार की एक अलग किस्म के नेता की छवि है, लेकिन मैं मानता हूं सुप्रिया सुले बिल्कुल अलग है। उनका चेहरा कहीं जो है एक मैनिपुलेटर वाला चेहरा नहीं है सुप्रिया सुले का। शरद पवार तो कई बार इधर से उधर कर देते हैं। हालांकि मैं आपको आपके प्रोग्राम में भी शायद बोला था मैंने कि शरद पवार जो है पलटने वाले नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका चरित्र जो है सांप्रदायिक नहीं है। अब जिस तरह से बीजेपी, ईडी, सीबीआई खरीदो बेचो धमकाओ,
इस तरह की राजनीति कर रही है, पैर में पड़ जाओ, इस तरह की राजनीति कर रही है। उसमें कुछ भी कहना जो है, और मैं चूंकि एक जिम्मेदार पत्रकार हूं, आप भी जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अफवाहों पे नहीं चलना चाहिए। अब सुप्रिया सुले ने क्या कहा है कि जो है विस्फोट होने वाले हैं, वो तो होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि राजनीति में जब तक हो नहीं जाए तब तक कहना जो है, फिर वो चुकने राजनीति की तो अपना बदल देते हैं, हम लोग कैसे बदले, ये सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जा रहा था, ये बेसिकली 1996 से शुरू हुआ था, और साहित्य, खेल, इन जगत के लोगों को, म्यूजिक, कला, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता था। बड़े बड़े लोगों को पुरस्कार दिए गए और ये लगातार दिया जाता रहा। लेकिन इस बार जो हुआ, इसको भी उन्होंने, जैसे देखिए बाला साहब की बेसिकली ये शुरुआत की हुई है, बाला साहब की योजना थी। जब शिवसेना बीजेपी सरकार थी, पहली बार बनी थी 1995 में, तब ये योजना साकार हुई थी। और उसमें ये था कि चूंकि बाला साहब ठाकरे खुद बड़े कार्टूनिस्ट रहे, जर्नलिस्ट रहे, अच्छे लेखक रहे, तो उनके कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के गौरव वो लोग हैं। इसलिए ये पुरस्कार शुरू किया गया था, इसलिए महाराष्ट्र भूषण कहा जाता है। तो लेकिन ये जो महाराष्ट्र भूषण जो है, अब चूंकि जानते हैं बीजेपी वाले लोग, जो अमित शाह जी और मोदी जी खास करके हैं, दोनों जो शिल्पकार हैं, भारत की नई राजनीति के शिल्पकार हैं, तो जो भारत के नई राजनीति के जो शिल्पकार है, ये केन प्रकार है, मतलब इंदिरा गांधी से बहुत आगे पहुंच गए हैं। इंदिरा गांधी बहुत पीछे छूट गई इनसे, और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें इन्होंने जनता को भीड़ में कन्वर्ट कर दिया। जनता एक भीड़ है, और भीड़ को जो है मीडिया के द्वारा, जो गोदी मीडिया है, उसके द्वारा ये फीड देते हैं, और सारा वैभव जो है वो इनके लिए है। जो सेंट्रल नेता है, जो विधायक इनके, उनके लिए नहीं है, उनका सम्मान नहीं है। जो मंत्री है वो भी सम्मानित नहीं है, केवल 4 लोगों को सम्मान है। महाराष्ट्र की बात करें तो 2 लोगों, 3 लोगों को सम्मान है, उधर मोदी जी और अमित शाह, और यहाँ आइएगा तो ये फडणवीस साहब, शिंदे साहब को भी वो सम्मान प्राप्त नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता की क्या हालत होगी? अब ये जानिए कि मुंबई में या महाराष्ट्र में, वहां के जो यूपी बिहार की जो गर्मी होती है, जो 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 चिलचिलाती धूप होती है, जो हीट होती है, वो यहाँ नहीं होती है। यहाँ पसीना बहुत निकलता है, पसीना निकलने की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जी। तो उसकी वजह से जो यहाँ, तो उसकी वजह से जो लोगों की जो बद इंतजामी थी, एक तो आपने भीड़, प्लस नेताजी टाइम पे कहीं आते नहीं। ये तो गृह मंत्री या गृह मंत्री केवल नहीं है, तो हिंदुस्तान यही चला रहे हैं। मोदी जी तो कपड़े बदल रहे हैं, पीएमओ बाकी वहां देखता है कि राष्ट्रपति के यहाँ कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। गृह मंत्री जो है यही पूरा देश चला रहे हैं, पूरी राजनीति को चला रहे हैं, पूरी सत्ता चला रहे हैं, हर तरीके की सत्ता। और एक होड़ मची हुई, मोदी जी महान है, अमित शाह महान है, या योगी जी महान है, एक और नए किरदार आ गए, योगी जी महान है। तो ये जो सियासत है, इस सियासत में विस्फोट, तो आपने लिखा बड़ा विस्फोट, रोज विस्फोट हो रहा है। अभी देखिए विस्फोट यूरोप में हो रहा है, वहां पे बम उड़ा गया, बम फेंका गया है। जो अतीक अहमद का वकील है, उनके घर के बाजू में बम फोड़ दिया गया। तो ये जो स्थिति है, जो क्रिएट की गई है, इसमें जनता को जागने का समय है। जनता अगर नहीं जागेगी, अगर वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जगाएंगे, राहुल गांधी जो है सत्ता पलट देंगे, तो राहुल गांधी ही देश नहीं है ना, देश तो आपका है। 80 करोड़ खाली इसलिए हो कि लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले लो, या कोई और जवाबदेही है आपके पास? अगर आपकी जवाबदेही सिर्फ इतना है कि सरकार आपको नौकरी दे, आपकी जवाबदेही सिर्फ इतनी है कि आपको जो है मंत्री जी जो फला दे दे, बिजली फ्री दे दे, आटा फ्री दे दे, गैस फ्री दे दे, इतनी ही आपकी जवाबदेही है। ये अब 75 साल आजादी को हो गया, लोकतंत्र को हो गया। लोकतंत्र में लोग को समझना पड़ेगा। जी धनंजय जी, बिल्कुल जो बात आप रख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे राज्यों, अभी आप बात उत्तर प्रदेश की भी कर रहे थे, और यहाँ पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश सुर्खियों में न सिर्फ हिंदुस्तान में छाया हुआ है, बल्कि दुनिया के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग टेलीविजन चैनलों में उत्तर प्रदेश की सुर्खियां जो हैं वो ये नहीं बनी हुई हैं कि वहाँ बहुत कुछ अच्छा हो गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर के
वहां की पूरी तस्वीर जो है बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है, निगेटिव मार्किंग। और दूसरी तरफ हम खबर ये भी पढ़ रहे हैं कि अभी देख रहा था कि कल ही G20 देशों के कुछ जो प्रतिनिधि मंडल है वो शिमला पहुंचने वाला है। तो देखिए G20 जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी कई बार कह चुके हैं इसी चर्चा में, आप लोग भी कई बार कह चुके हैं कि G20 की अध्यक्षता हमारे पास है और दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। हम इसे खुशी नहीं, इसके लिए मैं भी कह रहा हूं तो बहुत खुश होकर नहीं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं या आप भी